नॉर्मल सा कैपेसिटर पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हुई, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। एक मेरे मित्र है, एक मेरे फ्रेंड है, उनका नाम है वेद। हमारे और आपके आकाश सर के थोड़ा कॉमन फ्रेंड है, उनका नाम है वेद। कभी उनसे बात करोगे तो वो बताएंगे। VED ऐसे ही लिखते हैं ना वेद का स्पेलिंग। हाँ। तो ये जो वेद जी हैं, तो इसको मैंने ऐसा लिखा और बीच में इनको इक्वल का साइन दे दिया। ठीक है, तो V आपके लिए यहाँ पे पोटेंशियल है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और D इसके बीच की डिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एयर के लिए है, बीच में कोई और मीडियम नहीं लिया है हमने, एयर के लिए, तो इसको मैंने E0 लिखा। और E0 जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चैप्टर 1 में आपने स्टडी किया होगा। दो प्लेट के बीच की, हालांकि सिंगल प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर सिंगल प्लेट हमारे पास दी हुई हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके बीच की, उसमें भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसमें बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होती है आपकी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, इनटू मैं यहाँ पे D लिख रहा हूँ। और सिग्मा इक्वल टू होता है आपके पास Q बाय A, और Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा चूंकि चार्ज डेंसिटी होती है और चार्ज डेंसिटी तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, अगर आपको पता होगा चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो चार्ज डेंसिटी जो होती है वो तीन तरह की होती है। पहली होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लैम्डा लिखते हो, जिसको Q बाय L लिखा जाता है। दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा लिखते हो, Q बाय A लिखते हैं, एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया। और तीसरी जो होती है वो रो से लिखते हैं, जिसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोला जाता है, Q बाय V लिखा जाता है। तो यहाँ पे मेरे प्लेट है, प्लेट एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने सिग्मा लिया है और सिग्मा को मैंने Q बाय A से दिखाया, इनटू D दिखा दिया। तो ये पोटेंशियल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैंने मान लो कि ये बॉक्स में मैंने डाल दिया, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल तो नहीं चाहिए, मुझे कैपेसिटेंस चाहिए था कि कैपेसिटेंस क्या होगी इसकी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता था V के, और इससे आप निकालते थे Q इक्वल टू CV। तो यहां से C इक्वल टू क्या हो जाता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। और Q जो है आपके पास, अब Q तो आप Q रहने दो, और V जो आपने यहाँ पे निकाला है इसकी वैल्यू रख दो V की। तो V की रखोगे तो आपके पास होगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, और Q कैंसिल हो जाना है, तो C इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला आता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ये फॉर्मूला आपके पास आता है। और कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन नो एनी मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। आपने कोई मीडियम प्लेस नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, एयर है, तो उस केस में ये फॉर्मूला आता है। अब ये कंडक्टिंग मीडियम ले लिया, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला जहां तक है वो अभी भी पॉजिटिव से निगेटिव ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी। लेकिन बीच में आपने कंडक्टिंग मीडियम लिया है, तो कंडक्टिंग मीडियम क्या, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अंदर तो कुछ नहीं होगी ना। बिल्कुल, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 होती है कंडक्टर के अंदर। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस जगह पे होगी, जो कंडक्टर और इस प्लेट के बीच जो गैप है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा कि जी बिल्कुल बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई आपके इस पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है गैप है, और ये वाला जो पोर्शन गैप है। क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे आपकी है, अभी भी टोटल डिस्टेंस इस प्लेट की कितनी है, D है, बिल्कुल सही। और इस D है, और मैंने जो कंडक्टिंग स्लैब लिया हुआ है, उस कंडक्टिंग स्लैब के लिए मैं बताऊँ आपको कि ये कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है, T थिकनेस है। ठीक है, ये जो कंडक्टिंग स्लैब लिया है मैंने, इसकी थिकनेस को मैं बोल रहा हूँ कि ये T थिकनेस का कंडक्टिंग स्लैब है। और फिर से मैं उसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूँ, V इक्वल टू ED।
तो फिर डी की जगह आपके पास डी माइनस टी हो जाएगा। जी हाँ, तो डी माइनस टी, और ये हो गया आपके ई नॉट वाले पोर्शन में, जहाँ पे कि ई नॉट वाला पोर्शन ये वाला है जहाँ पे कि आपका एयर है, तो ये वाला पोर्शन आपका ई नॉट है इस पोर्शन में सिर्फ जहाँ पे ब्लैंक है। और प्लस अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसको मैं ई लिखता हूं इंटू टी लिखता हूं, जो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं मान रहा हूं कि ई है, लेकिन बाद में मैं इसको बोलूंगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, जीरो है, जीरो इंटू टू तो जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास आएगा ई नॉट डी माइनस टी, तो V इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी आ जाएगा। तो V इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा पिछली बार हमने किया था, बाकी डी माइनस टी चलता रहेगा, और सिग्मा की जगह पे Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी आपका यहाँ पे अभी भी चलता रहेगा। और इससे बाद मैंने वहां पे दिखाया था C इक्वल टू, मैंने बोला था Q बाय V ले लो, तो मैंने Q बाय V ले लिया है, और C इक्वल टू Q अपॉन V की जगह पे ये पूरा फॉर्मूला जो यहाँ पे आपने देखा है, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पे मैं बॉक्स में छिपा दूंगा, ये पूरा फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपका ये हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ पे Q और Q आपका कैंसिल हो रहा है, और फिर से आपके पास C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी। तो यहाँ पे आप ये पूछा जाएगा कि क्या कैपेसिटेंस आपने अगर कंडक्टिंग स्लैब डाला है तो आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? डिक्रीज कर रही है। आप देखो पहले वाले केस में, देखो पहले वाले में आपके पास आया था फॉर्मूला ये वाला, नहीं सॉरी इंक्रीज कर रही है क्योंकि डिनोमिनेटर तो कम ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात, इंक्रीज कर रही है, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर रही है क्योंकि डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब एक और केस है वो भी देख लो आप, उस केस में आपको क्या करना है। तो अगले केस में मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ठीक इसी केस में मैं डायग्राम नहीं बना रहा, अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्लैब है ना, ये जो मैंने स्लैब लिया था, इसको मैं कंडक्टिंग स्लैब नहीं लेके डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक तरह का क्या है ये मैं बताता हूँ। ये एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर अब क्या क्या होता है आपको पता है, रबड़ होता है। हाँ, तो फिर उसे इतना डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों बोलना? वुड होता है, डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है। डाइलेक्ट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप इसमें लगाओगे ना, मटेरियल लगाओगे ना, तो यह कहीं ना कहीं ये क्या होगा, एक तरफ ये अपने थोड़ा सा ये निगेटिव चार्ज ले लेगा, इस तरफ पॉजिटिव है यहाँ पे तो थोड़ा निगेटिव ले लेगा, और दूसरी तरफ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। कंडक्टिंग में क्या होता है, कंडक्टिंग में जैसे जितने अमाउंट का यहाँ पॉजिटिव है उतने ही अमाउंट का इसके अपोजिट साइड में कंडक्टिंग की तरफ निगेटिव चार्ज आ जाता है, और उतने ही अमाउंट का यहाँ पे दूसरी तरफ इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर पॉजिटिव से निगेटिव इस तरफ हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड होती है, जिसका डायरेक्शन आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में है, और बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो जो राइट साइड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है, तो ये दोनों का जो सम होता है, ये दोनों का सम ही यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो जाती है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। पर सर अंदर की उसकी जीरो नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसी कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ, मतलब डाइलेक्ट्रिक में वो नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक में ना होने के पीछे रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। डाइलेक्ट्रिक है ना, वो डाइलेक्ट्रिक है तो वो क्या करता है, जितने अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज लेना चाहिए उसको और जितने अमाउंट का निगेटिव चार्ज होना चाहिए वो नहीं ले पाता, क्योंकि वो इंसुलेटर है, और इंसुलेटर एग्जैक्ट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कैसे ले सकता है, उसमें तो उसकी डोमेन एग्जैक्ट नहीं मूव करेगी। तो इस तरफ जितना तो वो एग्जैक्ट नहीं है, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट करती है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एग्जिस्ट करेगी डाइलेक्ट्रिक में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो, आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है डाइलेक्ट्रिक के केस में। ठीक है, ये मान लो ये आपका डाइलेक्ट्रिक बना दिया मैंने। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसमें आप देखो V इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में मैं उसको बता रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक से कैसे रिलेट करते हैं उस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह का, K इक्वल टू होता है, K इक्वल टू इस फॉर्मूले से देखोगे, क्योंकि E इक्वल टू आपने क्या लिखा, ई नॉट बाय के, तो K इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट बाई ई।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक के बीच का ये फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है, इसको आप अभी ध्यान में रख लो। ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक के बीच का। तो अगर मैंने आप यहाँ पे ये लिख दिया तो यहाँ से देखो दोनों में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कॉमन ले लोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास यहाँ पे वही 1/4 पाई एप्सिलॉन। ना 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 ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी जाएगी। के का दूसरा है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के लिए दूसरा चीज यूज करेंगे। वहाँ टर्म्स वैल्यू दे दी जाती है कि कितना टाइम्स है, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। मैं क्वेश्चन भी होगा तो इस पर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो ये d माइनस टी हो गया, प्लस आपने ई नॉट बाहर ले लिया है तो ये हो गया t/k। तो ये आपके पास यहाँ पे v इक्वल टू आपके पास ये आ रहा है ई नॉट की जगह पे मैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अभी ले ही लेता हूँ यहाँ पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये d माइनस टी। अब ये t जो है इस दोनों t वाले में t एक कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 1 माइनस 1/k इस तरह से मैंने ले लिया। और v इक्वल टू आप यहाँ पे इसको q के टर्म में लिख लो, q बाय a एप्सिलॉन नॉट। और ये हो गया यहाँ से d माइनस टी प्लस d माइनस टी और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लेके आप 1 माइनस 1/k ये आ जाएगा आपके पास। तो अब चूंकि आप कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर चाहिए, C चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ C की वैल्यू को। आपको पता है C इक्वल टू क्या आना है, C इक्वल टू Q बाई V, Q अपॉन, है ना। तो ये Q अपॉन V, अब यहाँ पे आप इसमें वैल्यू रखने की जरूरत है, यहाँ पे Q अपॉन V की। तो ये V वाली वैल्यू जो है आपके पास, इसको बॉक्स में डाल दिया मैंने, इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैं रखता हूँ। तो C इक्वल टू आपके पास आ जाएगा Q अपॉन V की जगह पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। Q तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये V के डिनोमिनेटर में जो है वो सब कुछ ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल, Q कैंसिल हो गया और C इक्वल टू आपके पास आ गया A एप्सिलॉन नॉट, और बाकी सब डिनोमिनेटर में ही रहेगा, D माइनस T 1 माइनस 1/k। अब यहाँ पे देख के बताना है कि आपको की कैपेसिटेंस अब इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। पहले के रिस्पेक्ट में कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट टाइम में देखो अभी d माइनस टी था, सिर्फ सेकंड टाइम में केस के रिस्पेक्ट में बताना है या फिर सेकंड केस के रिस्पेक्ट में बताना है? नहीं, तीनों के केस में, सब फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के रिस्पेक्ट में देख के बताना होगा। एक मिनट, तीनों के केस में सबसे ज्यादा तो सेकंड केस की हुई ना, सबसे ज्यादा इसकी होगी, क्योंकि सेकंड केस में आपने सिर्फ d माइनस टी किया था डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे d माइनस टी इतना बड़ा टर्म को आप माइनस करने जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा इसकी हो गई। उसके बाद आपने जो ये वाला सेकंड वाला लिया था, ये वाली उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सबसे कम फर्स्ट वाले की होगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आपने बेसिक स्टडी किया भी होगा, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या है, और बड़े आराम से आप चाहोगे तो कर सकते हो उस क्वेश्चन। ये ऐसा बना दिया मैंने, और यहाँ पे एक प्लेट में दिखाने जा रहा हूँ आपको। एक प्लेट आपकी ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। बीच में भी एक प्लेट में यहाँ ले रहा हूँ, ये ले लिया, और इस तरफ से यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। अब ये जो इसमें जो आपका A टर्मिनल्स है, A टर्मिनल्स पॉजिटिवली चार्ज है और B जो है आपका वो नेगेटिव चार्ज है। तो मैं यहाँ पे A के बारे में लिखता हूँ कि ये जो A है आपका, तो दिस वन इज A एंड दिस वन इज B, तो इसको B लिख दिया मैंने। और A के बारे में मैंने बोला आपको कि ये पॉजिटिव है और B जो है आपका वो नेगेटिव है। और ये जो प्लेट है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, ठीक है, ये D है, ये डिस्टेंस इसके बीच की D है। और इसकी प्लेट की जो एरिया है वो A है। तो आपको C इक्विवेलेंट बताना है, बस इतना सही क्वेश्चन में दिया जाता है और कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे बताना है कि इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा।
वेरिएबल्स के टर्म में आएगी ना इसकी वैल्यू। क्यों वेरिएबल क्यों आना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा वैल्यू। एग्जैक्ट आएगी, एक मिनट में। क्या लग रहा है, हो जाएगा? एक मिनट कर रही हूँ, एक मिनट। सर नंबर में तो नहीं आ रही। नंबर नहीं आएगा, नंबर एक जनरल वैल्यू आएगी, जनरल वैल्यू आएगी। नंबर नहीं आएगा, जनरल वैल्यू आएगी। जनरल वैल्यू में भी फिर एक मिनट। हाँ तो जनरल वैल्यू में ए एप्सिलॉन नॉट 2d। मतलब 2a एप्सिलॉन नॉट d है क्या पहले वाले की वैल्यू? बिल्कुल 2a एप्सिलॉन नॉट d आएगी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये क्या बन रहा है, ये देखो ये पैरेलल में बन रहा है, जो कंस्ट्रक्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में आप देखो यहाँ पे कितने कैपेसिटर बन रहे हैं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ एक कैपेसिटर ये बन रहा है, एक कैपेसिटर इसके बीच बन रहा है, एक कैपेसिटर ये बन रहा है, एक कैपेसिटर ये बन रहा है। दोनों C0 और C0 है, मतलब 2C0। हाँ मतलब 2a एप्सिलॉन नॉट बाय d। ठीक है, हो गया सॉल्व। इस केस में आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, बस इतना से हम देख के बताना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब C0 तीन बनेंगे। हाँ वही कर रहा है। हाँ बिल्कुल, देखा, अब देखने के साथ आप बता रहे हो ना। हाँ तो इसका मतलब ये बड़ा आसान हो गया अब आपके लिए। अब ये आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उसको करना है आप। ओके। अब ये क्वेश्चन देखो, बस ये हो गया। और इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, जबकि ये आपका प्लस ए है पहले की तरह, और ये आपका माइनस बी है। ए एप्सिलॉन नॉट बाय d। ध्यान से देख के, जल्दबाजी नहीं करना है। नहीं, इसमें भी 3a एप्सिलॉन नॉट बाय d। फिर से एक बार एक नजर और देखो। दो ही तो बन रहे हैं यहाँ पे, ये प्लस है आपका
ये प्लस बन रहा है और नीचे वाला क्या हाँ, माइनस बन और रहा है। यहाँ पे कैपेसिटर कहाँ बन रहा है आपका? दोनों तो नीचे इस बीच में, ये वाला तो दोनों माइनस ही है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ ओके। कैपेसिटर तो बन ही नहीं रहा, तो सी नॉट और सी नॉट ये बन रहा है, मतलब 2 सी नॉट बन रहा है और 2 ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी बन रहा है। क्वेश्चन ये रहेगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ अ कैपेसिटर filled with 2 dielectrics of same dimensions but of dielectric constant K1 and K2 respectively। सबसे पहला काम आप करो कि इसका एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो, जबकि एरिया जो है वो A होती है, वो मैं लेता ही हूँ, एरिया A होती है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के बताना है। आपका मेन प्लेट जो है ना, मेन प्लेट ये है जिसकी एरिया A है, तो पूरी एरिया A है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी, A/2 और A/2 में। अच्छा, मैं दोनों का ए ले रही थी, ठीक अब है। इसका, अगर इसके एरिया के बारे में मैं बात करूं कि इसका एरिया A/2 के लिए देखा जा रहा है, तो मैं एक कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। एक कैपेसिटर के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा? इसको मैं C1 मान लेता हूँ, इसके लिए मैं C2 मान लेता हूँ। हाँ, तो फिर A/T नॉट अब अपॉन C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A/2, A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है ना। हाँ हाँ हाँ, A/2 एप्सिलॉन नॉट, A/2, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट में लिख दिया और अपॉन में D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D हो गया और इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, तो ये K1। उसी तरह से C2 के लिए जो होगा वो भी होगा A/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा K2 इंटू K2 और D। और जब आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों, जब एरिया डिवाइड होती है ना, तो ये चीज ध्यान में रख लो आप कि इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में, तो C1 प्लस C2 डायरेक्ट करोगे, तो अगर आप इस दोनों को ऐड करते हो, इसको और इसको दोनों को ऐड करते हो, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एप्सिलॉन नॉट तो सब में है ही कॉमन, A एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2D डिनोमिनेटर में, 2D, और ये हो जाएगा K1 प्लस K2, ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके लिए। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब मुझे इस केस में यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे देखो आपको क्या है, यहाँ पे एरिया डिवाइड नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। तो 1/C डैश इक्वल टू आप सीधा लिखोगे 1/C1 डैश C2 डैश, और ये ऐसा ही आ जाएगा 1/, और देखो एरिया डिवाइड नहीं है तो A एप्सिलॉन नॉट K1, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड है, ये जो डिस्टेंस है ना ये D/2 में, और ये वाला डिस्टेंस भी जो है ये भी D/2 में डिवाइड है, तो यहाँ पे आप इसकी डिस्टेंस की जगह पे आप D/2 लोगे, D/2, ठीक है। फिर दूसरे के लिए भी वही करोगे, A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D/2, बिल्कुल ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो D/2 A एप्सिलॉन नॉट ये बाहर ले सकते हो आप, तो आपके पास आ जाएगा सीधा 1/K1 जो पैरेलल में जैसे दिखता है, देखने वाली बात है, हालांकि सीरीज में है 1/K2, हाँ। इस तरह से आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और ये आ जाएगा आपके पास K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सर, एरिया डिवाइड हो रहा है तब तो पैरेलल में होगा, बट फिगर वाइज देखने से भी हो रहा है ना, जैसे लास्ट केस में आपने दोनों साइड बाई साइड रखे थे तो वो पैरेलल हो गया, और इसमें ऊपर नीचे रखे हैं तो वो सीरीज हो गया, तो हर केस में ये वाली चीज फॉलो होगी। बिल्कुल हर केस में होगी। अब देखो, अब इस दोनों की रेशियो, जैसे मैंने बोला कि यहाँ 2 डायग्राम मैंने यहाँ पे ले लिया, दोनों की रेशियो, अब एक की रेशियो और दूसरे की रेशियो आपको देखनी है, तो दोनों का फॉर्मूला तो आपने निकाल लिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप निकाल लो जो हमने पहले फर्स्ट केस में निकाला था C,
और दूसरे केस में सी डैश जो निकाला मैंने, इस दोनों की रेशियो अगर आप करोगे तो अब देखो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है। फर्स्ट केस में जो सी था आपके पास जो निकला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आपने निकाला है ए एप्सिलॉन नॉट बाय 2d k1 प्लस k2, ठीक है। और मैं देखो यहाँ पे इसके बारे में मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे 2a एप्सिलॉन नॉट बाय d k1 k2 बाय k1 प्लस k2 इस तरह का टर्म्स आ रहा है। तो मैं पहले लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट और d तो कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल हो गया, पता है आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा, आपको सॉल्व करके देखोगे तो k1 प्लस k2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 k1 k2 हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। ऐसे में ही कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, पता है, जैसे ये दो टर्म्स दे दिए गए, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा वहां पे एमसीक्यू में कि अच्छा ठीक है, दो कैपेसिटेंस हैं, उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की है, तो दोनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की रेशियो की वैल्यू बतानी है। जबकि आपके पास K1 जो दिया हुआ है वो 2 की दी हुई है और K2 जो दिया हुआ है वो 3 की दी हुई है। तो आप सीधा यहाँ पे वहां पे इस फॉर्मूले को अगर आपके ध्यान में रहा तो आप सीधा फॉर्मूला में अप्लाई करोगे 2 + 3 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 2 × 3 6 × 4 24 25:24 डायरेक्ट आंसर आपके पास मिलेगा। इस डायग्राम में आपने क्या देखा, ये K1 और K2 इसमें डिस्टेंस डिवाइडेड था, तो ये फॉर्मूला आपने लिखा। दो प्लेट थे यहाँ पे, दो डाइलेक्ट्रिक थी आपकी, तो दो डाइलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पे आपने 2 लिखा, ठीक है। और यहाँ पे K1 K2 किया, ऊपर में प्रोडक्ट कर रहे हो जबकि नीचे में आप K1 प्लस K2 कर रहे हो, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 डाइलेक्ट्रिक हैं। अब एक बार आप यहाँ पे देख लो, 3 डाइलेक्ट्रिक 3 एप्सिलॉन नॉट और तीनों डाइलेक्ट्रिक का प्रोडक्ट K1 K2 K3। आप जब भी वहां पे देखना तो आपके पास आंसर दिमाग में ये चीज फिट हो जाना चाहिए कि ये इस तरह का ऊपर में होगा, जबकि नीचे में जो है, नीचे में D, ठीक है। और अब देखो K1 K2 का प्रोडक्ट, K1 K2 का प्रोडक्ट प्लस K2 K3 का प्रोडक्ट प्लस K3 K4 का प्रोडक्ट, K3 और K1 का प्रोडक्ट वापस आ जाएंगे, K3 K1 का प्रोडक्ट। तो अगर ये C इक्विवेलेंट निकल गया, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर इस तरह से 3 है, 4 होंगे तो 4 के लिए भी आपको समझ में आ गई बात क्या करनी है। तो जितने भी होंगे आपको इसी तरह से सिर्फ अरेंज करना है, आपको आंसर पे ध्यान देना है कि आंसर आपका यही है या नहीं है, बस आपका पूरा फोकस आंसर पे जाना चाहिए, सीधा आंसर सेलेक्ट करना है बस। ये डाइलेक्ट्रिक है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे K1, इसकी K2 और इसकी K3 और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको यहाँ पे बताना है। ये A टर्मिनल्स है इसका, जबकि दूसरा B टर्मिनल्स है। और एरिया से सबका A है, एरिया तो यहाँ से यहाँ तक का A ही है, ये पूरा प्लेट का एरिया A है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि एरिया 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है आपकी। A 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, मतलब ऑब्वियसली बात है, इक्वल की डाइलेक्ट्रिक की सेफ साइज इक्वल है, A/3 हाँ जी, हाँ जी। समझो कि एक ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि आप जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की बात कर रहे हो इसकी, तो आप क्या कर रहे हो कि C, मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं C डैश मान लेता हूँ, तो C डैश इक्वल टू आपने लिखा होगा वहां पे C1 प्लस C2 प्लस C3, और पहले वाले के लिए आपने लिखा होगा K1 A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D, बिल्कुल ठीक। उसी तरह से दूसरे के लिए लिखा होगा K2 A एप्सिलॉन, सेम चीज बस K2, हाँ बिल्कुल सही, एप्सिलॉन नॉट बाय D। और फिर तीसरे के लिए तो K3 A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D, ऐसा ही लिखा होगा आपने, हाँ बिल्कुल। यहाँ तक तो आपने सही किया। इसके बाद जब आप ले रहे हो यहाँ पे कॉमन, तो एप्सिलॉन नॉट और A कॉमन आ गया ऊपर में, और नीचे मेरे पास कॉमन आ रहा है 3D। हाँ, अब यहाँ डायरेक्ट आप K1 प्लस K2 प्लस K3 लिख रहे हो, हाँ बिल्कुल सही बात। तो अब जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात आ रही है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश इक्वल टू क्या होगा? अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, आप डायरेक्ट देखो क्वेश्चन में कहाँ कंफ्यूजन होगी, ये C होगा, C K1 प्लस K2 प्लस K3, क्योंकि C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और ये C/3 हो जाएगा क्योंकि A एप्सिलॉन नॉट बाय D है और यहाँ 3 है, 3 को मैंने अलग कर दिया,
तो C/3। अब आप क्वेश्चन देखने के बाद भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो मैंने बताया ही नहीं था।